Hello and welcome everyone. This is Vivek Bhardwaj from V&V Study Point, and today's session is very important because we are going to cover the topic Nazism and the rise of Hitler. क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है क्योंकि ये टर्म 2 का जो सिलेबस है ना, टर्म 2 में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रोल अदा करने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखना है। मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिए हुए हैं, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है बस मैंने उसी को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो। इंपॉर्टेंट डेट्स को हम लोग देख लेंगे कि उस दिन कौन सी घटना घटित हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है तो इसको जरूर पूरा देखिएगा। लिखा है जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। देखिए जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था एलाइज को, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट है, आपको याद रख लेना है। 1914 टू 1918 ये कौन सा समय था? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडेड इन, तो कब इंड हुआ था? तो 1918 में। स्टार्टेड इन तो 1914, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन, तो आपको बता देना होगा 1914 टू 1918। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करा दिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है 1917 का, द यूएस एंटर्ड द एलाइज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, व्हेन डज यूएस एंटर्ड इनटू द एलाइज। ओके, तो यहाँ पर से आपका आंसर हो जाएगा 1917। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है नवंबर 1918 की बात है, द एलाइज डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स। देखिए इसमें क्या हुआ था 1918 में, ये इंड डेट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, है ना। 1918 को खत्म हो गया था। तो एलाइज ने क्या किया था, एलाइज हरा चुके थे किसको? जर्मनी को और सेंट्रल पावर्स को। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन आते हैं? तो ऑस्ट्रिया और हंगरी आते हैं ना। तो इनको उन्होंने हरा दिया था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1945 में, अभी पहला ही पॉइंट हमने देखा है कि 1945 में इंड हुआ था, वहाँ पर भी जर्मनी हार गई थी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 1923 की बात करें तो 1923 इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, है ना, और पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन से भी जूझ रहा था। 1929 का जो ईयर था, द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो गया था। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है क्या? तो ये बहुत ही बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ना, एक तरह से आप शेयर मार्केट कह सकते हैं, जिसमें कि शेयर मार्केट्स अलग अलग कंट्रीज अपना रखी हुई होती हैं, है ना। तो वो शेयर्स क्या हो गए थे, क्रैश हो चुके थे। और इसी से जुड़ी हुई एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये 1929 से लेकर के 1932 का समय है ना, इसे ग्रेट डिप्रेशन का ईयर कहा जाता है, ठीक है। और ये ईयर ऐसे थे, द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो कौन से ईयर में गिर गई थी, ठीक है ना, कौन से ईयर्स के बीच में गिर गई थी। तो 1929 से लेकर के 1932 के बीच में उसकी इनकम जो थी वो गिर गई थी। 1932 की बात करें तो द जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट। देखिए जर्मन की जो इकोनॉमी थी वो इस दौरान 1932 को सबसे वर्स्ट थी, ठीक। हिट एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। देखिए 1929 में जो उसका इकोनॉमी लेवल था या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो लेवल था ना, वो 1932 में जाकर के 40% और भी रिड्यूस हो गया था। तो देख सकते हैं आप कितनी गिरावट आई थी उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इन 1889, ये भी डेट बहुत गजब का डेट है, 1889, ठीक है ना। और ये ही है जब हिटलर जन्म लिए थे ये, है ना, और ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। 1919 की एक और बात देख लेते हैं कि हिटलर ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है ना। 1919 में हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन की थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। इन 1928 की अगर बात करें तो नाथसी पार्टी, है ना, यहाँ पर ये नाजी लिखा हुआ है ना, इसे हम लोग नाथसी पढ़ते हैं, ठीक है, नाथसी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि द नाथसी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स। देखिए 2.6% वोट्स ही 1928 में नाथसी पार्टी को मिले थे। लेकिन 1932 में यही आंकड़े चेंज हो गए थे और नाथसी पार्टी की जो वोटिंग थी वो इंक्रीज होकर के 37% तक चली गई थी। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 30 जनवरी 1933 की बात है कि प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये नाम है प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप टू द हिटलर। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जा रहा है कि हु ऑफर्ड द चांसलरशिप टू हिटलर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका अगर दिया हुआ होगा तब तो सही है, नहीं तो अगर ऑप्शन नहीं भी है तो आप याद रखेंगे इसको कि प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मार्च 3 1933 का, द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। एक इनेबलिंग एक्ट जो था वो पास किया गया था और ये मार्च 3 1933 के तहत हुआ था, जिसमें कि हिटलर बाय डिक्री वो क्या करने वाला था, शासन करने वाला था। देखिए ये लिखा है कि 1936 में हिटलर रीऑक्यूपाइड द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या था? तो वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था जिसको कि हिटलर ने फिर से वापस पा लिया था। 1938 की बात करेंगे तो हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। देखिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट करने का यानी कि एक साथ जोड़ने का उन्होंने हिटलर ने कार्य किया था। सितंबर 1939 की अगर हम बात करें तो जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए जर्मनी ने 1939 में सितंबर के मंथ में ना ये कदम उन्होंने उठाया था। देखिए ये नेक्स्ट जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1940 में है ना, सितंबर 1940
ए ट्राईपैराटाइट पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। तो आपको बस ये 3 नाम याद रखना है कि जर्मनी, इटली और जापान, इनके बीच में एक संधि साइन की गई थी। पैक्ट का मतलब संधि या समझौता आप कह सकते हैं ना, समझौता हुआ था ट्राईपैराटाइट पैक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल 1 नंबर में बनने वाला है कि विच कंट्री वॉज इंक्लूडेड इन ट्राईपैराटाइट पैक्ट, है ना। तो जर्मनी, इटली और एंड करके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। ऑप्शन में आपको जापान ढूंढना है, ठीक है, या फिर कोई भी एक आपको कंट्री ढूंढना पड़ जाएगा, एक मिसिंग रहेगा। या फिर दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, ध्यान दीजिएगा, विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्राईपैराटाइट पैक्ट। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा जर्मनी, इटली, जापान और यूएसए। तो आप आसानी से बता पाओगे कि जर्मनी, इटली और जापान तो है लेकिन यूएसए नहीं है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जून 1941 की अगर हम लोग बात कर लें तो हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन। देख लीजिए, सोवियत यूनियन को अटैक करने का कार्य जून 1941 में हिटलर महोदय ने किया था और इसी को सबसे बड़ा ब्लंडर कहा जाता है। पूरे इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर यही हुआ था, है ना। ब्लंडर कहने का मतलब आप यहाँ इसकी मूर्खता समझ लीजिए कि हिटलर की ये मूर्खता थी कि उन्होंने सोवियत यूनियन पर अटैक करने का सोचा था। नेक्स्ट पॉइंट है मई 1945 की, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, है ना। 1945 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था, खत्म हो गया था। फ्रॉम 1933 टू 1938 की अगर हम लोग बात करें तो द नाज़ीज़ टेरराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द न्यूज़, यहाँ न्यूज़ हो गया, छप गया, ये ज्यूज़ है ना। ज्यूज़ का मतलब क्या हो जाता है, यहूदी, है ना। यहूदी, यहूदी एक जाति हुआ करती थी जिसको निम्न जातियों में रखा गया था, जो कि नाज़ीज़ ने उनको सेग्रीगेट कर दिया था। सेग्रीगेट करने का मतलब हो जाता है टू सेपरेट समवन, ओके। तो इसे अलग कर दिया गया था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए क्या लिखा है। From September 1941, all Jews had to wear a yellow star of David ऑन देयर ब्रेस्ट्स, ओके। देखिए यहाँ पर क्या करना था कि ज्यूज जितने भी थे ना, यानी कि यहूदी समाज से जो भी व्यक्ति बिलोंग करते थे, उनको एक येलो रंग का स्टार जो है उनकी अपनी छाती पर उनको पहनना होता था, ताकि उसको उनसे पहचान लिया जा सके कि ये यहूदी हैं, मीन्स ज्यूज हैं, ओके। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर 1922 की भी बात है कि द यंग लीग ऑफ नाज़ीज़ वाज फाउंडेड, है ना। यंग लीग की स्थापना कब हुई थी, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम लोग चलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट क्या लिखा है कि व्हाट इज द जर्मन पार्लियामेंट नोन एज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए द जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज रिस्टैग, ठीक है ना, रिस्टैग के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए कैंप वेयर पीपल व आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रेफर टू एज। देखिए एक ऐसा प्लेस है ना, एक ऐसा कैंप, ध्यान दीजिएगा, कि जहाँ पर लोगों को आइसोलेट करके रखा जाता था। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करके रखना, है ना। और बिना किसी लॉ के, है ना, कोई लॉ के प्रोसेस को फॉलो किए हुए उनको रखा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है कि हु ऑफर्ड द चांसलरशिप टू हिटलर ऑन 30 जनवरी 1933। देखिए मैंने ये कहा और क्वेश्चन बन भी गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग। तो इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है कि नाज़ी यूथ ग्रुप फॉर बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज वर्कआउट। देखिए नाज़ी ने जो यूथ ग्रुप्स बना करके रखे हुए थे, उसमें ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जो कि 14 ईयर्स से बिलो, है ना, 14 ईयर्स से बिलो हो, तो उस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया हुआ था, तो उनको उनके ग्रुप को जंग वॉक नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट वाज ऑस्विच। देखिए ऑस्विच क्या है, तो ये एक टर्म आया हुआ है इस चैप्टर में, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, देखिए क्या लिखा है कि ऑस्विच वाज द सेंटर फॉर मास किलिंग ड्यूरिंग द नाज़ी रूल, है ना। ये एक सेंटर हुआ करता था, है ना। ऑस्विच एक जगह है जहाँ पर की मास किलिंग, लोगों को ले जाया करके मार दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है व्हाट वाज ओरिजिनल नेम ऑफ नाज़ी पार्टी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि नाज़ी पार्टी का जो नाम था, ओरिजिनल नाम क्या था, तो द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द गैस चैम्बर दैट लुक्ड लाइक बाथरूम्स। देखिए जो गैस चैम्बर्स उन्होंने बनाए हुए थे वो बाथरूम्स की तरह लगते थे, है ना। इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स वर लेबल्ड एज। देखिए तो जो वहाँ पर वो बाथरूम्स की तरह जो गैस चैम्बर्स बने हुए थे ना, तो वहाँ पर फेक शावर हेड्स भी लगे हुए थे, टैप लगे हुए थे, नल लगे हुए थे, ना, शावर लगे हुए थे। तो इन सबको क्या कहा जाता था, उस गैस चैम्बर को कहा क्या जाता था, तो उसको डिसइंफेक्शन एरियाज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है वो ये है कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू सेपरेटली मार्क्ड एरियाज वर ज्यूज वर लिव्ड, है ना। तो जहाँ पर ज्यूज रहते थे तो उन एरियाज को एक नाम दिया गया था, तो उसे क्या कहते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लेंगे, है ना, गेटोस। तो द सेपरेटली मार्क्ड एरियाज वेयर द ज्यूज लिव्ड वर कॉल्ड गेटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है विच इंसिडेंट परसुएडेड द यूएसए टू ज्वाइन द वॉर। देखिए कौन सा ऐसी घटना घटित हो गई थी जिससे कि यूएसए जो है ना वॉर में ज्वाइन हो गया था। देखो यूएसए जो था ना वो वॉर चाहता नहीं था, है ना, वॉर से थोड़ा थोड़ा दूर रहता था। क्यों, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी ज़्यादा प्यारी हो रही थी, तो इसलिए वो वॉर में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण उसको वॉर में आना पड़ा था। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी घटना घटित हो गई थी। तो देखिए क्या लिखा है कि जापान अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन यूएस बेस एट पर्ल हार्बर
इन दिसंबर 1941 परसुएटेड द यूएसए टू जॉइन द वॉर। देखिए क्या हुआ था, जापान ने अटैक कर दिया था, है ना। जापान ने अटैक कर दिया था कहाँ, यूएस बेस पर अटैक कर दिया था, जो कि कहाँ था, तो पर्ल हार्बर में था, जो कि दिसंबर 1941 में उसने हमला कर दिया था। तो जिसके चलते यूएस ने कहा भाई हमने तो कुछ वॉर में किया दिया है नहीं, है ना, हम तो उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जब हम पर आक्रमण हो रहा है तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, और वो भी वॉर में आ गया था। और उसके बाद ही जाकर के जापान पे नागासाकी और हिरोशिमा पर उन्होंने एटम बम गिरा भी दिया था, ठीक है ना, उन्होंने अपना बदला भी ले लिया था। क्वेश्चन नंबर इसका 10 जो ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। देखिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में आप क्या जानते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच कंट्रीज वर नोन एज एक्सिस पावर्स इन द वर्ल्ड वॉर टू। तो इसमें देखिए ये कौन कौन है, तो जर्मनी है, इटली है, जापान है ना, तो इनको एक्सिस पावर्स कहते थे। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि नेम द 4 कंट्रीज इंक्लूडेड इन अलाइड पावर्स इन वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू में ये जो अलाइड पावर्स थे तो उनमें कौन सी 4 कंट्रीज थी। तो उनमें जो 4 कंट्रीज थी वो थी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए, है ना। तो ये सभी अलाइड पावर्स में आ रही थी। तो ये क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये है कि द पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स विद द एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 3 एग्जांपल्स। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वर्साइल्स की जो ट्रीटी हुई थी वो काफ़ी हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस थी, है ना, शांति को भंग कर देने वाली थी। तो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है 3 एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज डिफीटेड। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल विद द एलाइज वॉज अ हार्श ह्यूमिलेटिंग पीस। और जो ट्रीटी हुई थी, जो संधि हुई थी वर्साइल्स में, है ना, एलाइज के साथ, तो ये काफ़ी हार्श और ह्यूमिलेटिंग थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज एंड आल्सो मच ऑफ इट्स टेरिटरीज इन यूरोप। देखिए जर्मनी अपनी ओवरसीज कॉलोनीज यानी कि विदेशों में जो उसकी कॉलोनीज थी उसको हार चुका था, और उसकी जो टेरिटरीज थी ना यूरोप में वो भी वो हार चुका था। जर्मनी लॉस्ट 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस एंड अदर कंट्रीज। देखिए उसके 75% तक आयरन और 26% तक कोल जो थे ना वो भी वो हार चुका था, मतलब कि उस पर भी कब्जा कर लिया गया था फ्रांस के द्वारा और भी अदर कंट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका क्या है कि द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू $6 बिलियन। अब देखिए $6 बिलियन तक उसको मुआवजे के रूप में देना था, है ना। और साथ ही साथ अलाइड पावर्स ने क्या किया था, इसको डीमिलिटराइज कर रहा था वो जर्मनी को, ताकि उसकी पावर को और भी वो वीक कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट जो है कि द अलाइड फोर्सेस ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रीच ग्रीनलैंड टिल द 1920s। देखिए अलाइड फोर्सेस ने और क्या किया, उसके जो सबसे ज़्यादा संसाधन जहाँ पर थे, है ना, जो कि ग्रीनलैंड है, तो उसको भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था 1920 तक, ठीक है। इसमें से आप कोई भी 3 लिख लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ नाज़ीज रिगार्डिंग द ज्यूज। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाज़ीज की जो आइडियोलॉजीज थी वो ज्यूज के प्रति क्या थी। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है कि द आइडियोलॉजी ऑफ नाज़ीज रिगार्डिंग द ज्यूज वर, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ऑल स्कूल्स वर क्लीन्स्ड एंड प्यूरिफाइड अंडर नाज़िज्म। देखिए जितने भी स्कूल थे उनको क्लीन किया गया था और प्यूरिफाई किया गया था। और यहाँ क्लीन और प्यूरिफाई करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी साफ सफाई की गई थी, जाले वाले साफ किए गए थे। यहाँ पर प्यूरिफाई और क्लीन करने का मतलब ये है कि उन्होंने ज्यूस, है ना, जितने भी वहाँ पर ज्यूस स्टूडेंट्स थे, ज्यूस टीचर्स थे, उन सभी को वहाँ से हटाया गया था। तो इसी को उन्होंने क्लींजिंग और प्यूरिफाइंग कहा है। दोज टीचर्स वर डिसमिस्ड हु वर फाउंड टू बी ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलेबल। देखिए जो भी ज्यूज टीचर्स थे उनको डिसमिस किया गया, जो कि आपको पॉलिटिकली रूप से भी अनरिलेबल थे, मीन्स उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। सेकंड पॉइंट कहता है कि जर्मन एंड जीव चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू सिट और प्ले टुगेदर। देखिए साथ ही साथ एक और बात है कि जीव के जो बच्चे हुआ करते थे ना, तो उनको जर्मन बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। ऑल द अनडिसेबल चिल्ड्रन जैसे कि जीव्स, जिप्सीज एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड वर डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल एंड फाइनली टेकन टू गैस चैम्बर इन द 1940s। तो कह रहा है क्या कि जितने भी अनडिसेबल चिल्ड्रन थे, जैसे कि जीव्स थे, जिप्सीज थे, है ना, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो अक्षम थे, तो उनको भी, है ना, उनको भी डिसमिस कर दिया गया था स्कूल से, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड जो बच्चे थे वो उसके किसी काम के नहीं थे, इसलिए उनको भी वहाँ से हटा दिया गया था। अंततः उनको गैस चैम्बर तक ले जाया गया था 1940s के करीब में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट द नाज़ी स्कूलिंग। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नाज़ीज़ के स्कूलिंग में क्या क्या चीज़ें होती थी। तो आइए जान लेते हैं क्या चीज़ें होती थी। All good German children were subjected to a prolonged period of ideological training, a process of Nazi schooling। जितने भी गुड जर्मन चिल्ड्रन थे, गुड जर्मन कहने का मतलब क्या है, आर्यन है, ठीक है ना, जो आर्यन बच्चे हुआ करते थे उनको कहाँ लेके गया जाता था, तो उनको एक ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया जाता था, जिसको कि नाज़ी स्कूलिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटेन। देखिए वहाँ पर स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी ना उनको फिर से री राइट किया गया था। साथ ही साथ लिखा है कि रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाज़ी आइडियाज़ और रेस। और देखिए रेशियल साइंस वहाँ पर चल रही
रही थी जिससे कि जस्टिफाई किया जा सके नाज़ी के आइडियाज़ को, ठीक है ना। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। देखिए बच्चों को ये सिखाया जाता था वहाँ कि आपको तो लॉयल होना ही होना है, सबमिसिव भी होना है, साथ ही साथ ज्यूज को हेट करना है और हिटलर की पूजा करनी है। इवन स्पोर्ट्स वॉज यूज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड अग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। जो वहाँ स्पोर्ट्स होते थे ना वो भी वायलेंस और अग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए वो स्पोर्ट्स कराए जाते थे, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह, है ना। देखिए लिखा भी है कि हिटलर बिलीव्ड बॉक्सिंग मेड चिल्ड्रन आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, है ना। हिटलर को ये लगता था कि बॉक्सिंग जैसे अगर हम लोग खेल कराएंगे तो बच्चे इससे आयरन हार्टेड होंगे, उनको चोट लगने का एहसास नहीं पता होगा और वो देश के प्रति अपनी जान भी कुर्बान कर सकेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और थोड़े मैस्कुलिन टाइप के बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका ये है कि व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द विक्ट्री ऑफ नाज़िज्म इन जर्मनी। देखिए क्या रिजल्ट्स हुए जब नाज़िज्म जीत करके आई जर्मनी में, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द विक्ट्री ऑफ नाज़िज्म इन जर्मनी लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप। बिल्कुल सही जवाब है कि नाज़िज्म जब जर्मनी में जीत करके आई तो डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हुआ और डिक्टेटरशिप लागू हो गया, ठीक है ना। लोकतंत्र गया और तानाशाही आ गई। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इट आल्सो लेड टू द मिलिट्रिज्म एंड प्रिपरेशन फॉर द वॉर। और ये अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि हिटलर का मानना था कि किसी भी परिस्थिति से अगर हमें जीतना है तो वॉर ही एक तरीका है। इन जर्मनी में ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड एक्सेप्ट द नाज़ी पार्टी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया था, इलीगल घोषित कर दिया गया था और नाज़ी पार्टी को बस लीगल ठहराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि नाज़िज्म अपोज्ड सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, शो द एडवोकेट्स ऑफ दिस फिलॉसफीज वर आइदर जेल्ड और किल्ड। नाज़िज्म जो था वो समाजवाद और समुदायवाद जैसी चीज़ों को अपोज कर रहा था, तो इसलिए जो भी लोग इसको एडवोकेट करते थे, इसकी फिलॉसफीज देते थे, उनको या तो जेल कर दिया गया था या तो उन्हें मार दिया गया था, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वाई वॉज द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप इन न्यूरेमबर्ग एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्यों सेटअप की गई थी न्यूरेमबर्ग में, और ये क्या है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, तो इसे हम लोग एक तरह का अदालत कह सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। At the end of the Second World War, the International Military Tribunal was set up in Nuremberg to prosecute Nazi war criminals। देखिए नाज़ी वॉर क्रिमिनल्स में जो लोग थे तो इस ट्रिब्यूनल को सेटअप करने का बस यही मकसद था कि उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सके, उन्हें सजा दी जा सके, उन्हें मार दिया जा सके, ठीक है ना। द ट्रिब्यूनल प्रोसिक्यूटेड द नाज़ीज फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट यूनिटी। देखिए मानवता के खिलाफ ये गए हुए थे, है ना, और कहीं ना कहीं शांति को भंग करने का काम किया था नाज़ियों ने। ये लोगों को गैस चैम्बर में ले जा करके पॉइजनस गैसेस दे करके उन्हें मार दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत ही घिनौनी हरकतें हुई थी नाज़ियों के शासन में, तो इसलिए ये ट्रिब्यूनल सेटअप की गई थी। हाउएवर द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाज़ीज टू डेथ। देखिए लेकिन फिर भी सिर्फ 11 लोगों को ही मौत की सजा सुनाई गई थी। मैनी अदर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और कई लोगों को जीवन भर की कैद सुना दी गई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ हिटलर इन द जर्मनी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। मीन्स ये है कि हिटलर का उदय किन किन कारणों से हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं वो कारण कौन कौन से थे कि हिटलर शासन में आए थे। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, द फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी वर। उसमें पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि जर्मनी वॉज कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी बाई विच शी हैड टू पे अ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी। दिस ट्रीटी क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल ऑफ जर्मनी। देखिए जर्मनी जो था ना वो हार चुका था, एक तो पहले विश्व युद्ध में हार चुका था, है ना। तो उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी जिसमें कि उसको बहुत ही ज़्यादा कर्ज में रखा गया था और उसको बहुत सारी चीज़ें पे करनी थी, ठीक है। इस वजह से लोगों के अंदर वो जो असंतुष्टि की भावना थी ना वो जागृत हो गई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं हिटलर को एक मौका मिल रहा था, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, द वाइमर रिपब्लिक वॉज रिगार्डेड एज द सिंबल ऑफ नेशनल डिस्ग्रेस। हिटलर एश्योर्ड द जर्मन्स अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड प्रेस्टीज सो दे बिकम हिज फॉलोअर्स। देखिए और हिटलर जो था ना उस वक्त उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि मैं पुरानी जो आपकी प्रेस्टीज है, जो आपका पुराना आत्मसम्मान है, मैं उन सभी चीज़ों को वापस फिर से लेकर के आऊँगा। तो इसीलिए हिटलर का उदय यहाँ से होना शुरू हुआ था। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जर्मनी हैड टू फेस ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए पहले विश्व युद्ध के बाद उसको ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। मेनी सोल्जर्स वर नो मोर इन सर्विस सो दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। कई सोल्जर्स जो कि अब सर्विस नहीं दे पा रहे थे तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स वर रूइंड, और ट्रेड और कॉमर्स भी बिल्कुल तरह से तबाह हो चुका था। इन 1929 देयर वाज हाउएवर अ ग्रेट स्लम्प इन यूरोप। जर्मनी वाज इन ग्रीप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टारवेशन। देखिए और बहुत ही बद से बदतर स्थिति आ गई थी 1929 में, है ना। ये ग्रेट डिप्रेशन का ईयर था, है ना। तो इस वक्त क्या हो रहा था, बहुत ही लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और भुखमरी के शिकार हो रहे थे। द प्राइसेस रोज एंड वैल्यू ऑफ मनी फेल। देखिए प्राइसेस बढ़ रही थी और जो उसकी मुद्रा थी ना, उसकी मनी जो थी उसकी वैल्यू कम हो रही थी।
इसका लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि द जर्मन्स हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी, इट वाज अगेंस्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, दे एट वंस गिव सपोर्ट टू अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ एक्शन लाइक हिटलर हु कुड टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। देखिए जो जर्मन्स थे ना, उनको डेमोक्रेसी से बिल्कुल भी भरोसा उठ चुका था और वो इनके कल्चर और ट्रेडिशन के अगेंस्ट था। तो वो सपोर्ट करना चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग मैन को, जैसे कि हिटलर है, जो कि उनके ड्रीम्स को सच्चाई में यानी कि रियलिटी में बदल करके रख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसका ये है कि फ्रॉम हुम डिड हिटलर बोरो हिज रेसिस्ट आइडियोलॉजी। कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि हिटलर आखिर इतना क्रूर क्यों था, उसकी आइडियोलॉजीज ऐसी क्यों हो चुकी थी, उसने कहाँ से ये सब आइडिया बोरो किए थे। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। हिटलर बोरोड हिज रेसिस्ट आइडियोलॉजीज फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए इन दोनों लोगों का नाम आपने साइंस में जरूर सुना होगा, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर बिलीव करते थे, है ना। तो यानी कि हिटलर ने इन दोनों लोगों से अपनी आइडियोलॉजीज ली थी। देखिए इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सेलेक्शन। Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection। देखिए डार्विन महोदय ने क्या किया हुआ है, वो एक नेचुरल साइंटिस्ट है और उन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर के, ठीक है ना। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन बहुत ही फेमस है, जिसको कि आप साइंस में आसानी से देख सकते हैं, पढ़ पाएंगे, है ना। तो वो इस बात पर विश्वास करते थे कि नेचर ही सेलेक्ट करता है कि कौन जीवित रहेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि ये मानवों पर भी लागू होता है, लेकिन हिटलर ने इसे मानवों पर भी लागू कर दिया था। पॉइंट नंबर सी इसका ये है कि हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिए बाद में हर्बर्ट स्पेंसर जी जो आए थे, उन्होंने क्या कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी उन्होंने दी कि जो सबसे स्ट्रांग होगा वही जीवित रहेगा। जैसे कि मछलियां हजारों अंडे देती हैं लेकिन उनमें से कुछ ही जीवित रह पाती हैं, है ना। तो इन्होंने ऐसा जानवरों के लिए कहा था, लेकिन हिटलर ने इसको अपने मानव जीवन में भी अप्लाई कर दिया था। उन्होंने हैंडीकैप्ड वगैरह को मारना शुरू कर दिया था। इस तरह से हिटलर ने इन आइडियाज़ को अपने लाइफ में अडॉप्ट किया हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेट एंड कंडीशन। इस आइडिया के तहत जानते हैं क्या बात हो रही है कि वो ऐसे स्पीशीज वही अर्थ पर सर्वाइव कर सकते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज होने पर अपने आप को अडेप्ट कर लें और जीवित रह सकें। हाउएवर हिज आइडियाज वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर द कंकर्ड पीपल्स। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, बातें ये चल रही हैं कि ये जो आइडियाज़ ये लोग दिए हैं ना, तो ऐसे आइडियाज़ को रेसिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियंस ने क्या किया कि अपने इंपीरियल रूल को कायम रखने के लिए और अपने इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इन आइडियाज़ को अडॉप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 इसका क्या कहता है कि इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, डिस्कस द स्टेटमेंट मेड बाई हिटलर। देखिए हिटलर का ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि इसे एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो मेरे स्टेट में माँ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, तो आइए देख लेते हैं क्यों कहा था। पहला पॉइंट इसका ये है कि द हिटलर सेड दैट इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, इट वॉज नॉट ट्रू। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने जो कहा था ये बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रू तो था नहीं, हाँ कहा उन्होंने ज़रूर था लेकिन ये ट्रू था नहीं। क्यों नहीं ट्रू था, तो देखिए ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। देखिए सभी माओं को वो समान रूप से नहीं देख रहा था, ठीक है ना। क्या भेदभाव था, आइए देख लेते हैं। वुमेन हु बोर रेशियली डिजरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड वाइल दोज हु बोर रेशियली अनडिजरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। देखिए ऐसी माएँ जो डिजरेबल चिल्ड्रन को यानी कि आर्यंस को जन्म दे रही थी, है ना, आर्यंस को जन्म दे रही थी, उनको वो अवार्ड दे रहा था, लेकिन जो ज्यूज को जन्म दे रही थी यानी कि अनडिजरेबल चिल्ड्रन को जन्म दे रही थी उनको वो पनिश कर रहे थे, है ना। सी पॉइंट इसका ये है कि वुमेन हु बोर डिजरेबल चिल्ड्रन वर इंटाइटल टू प्रिविलेजेस एंड रिवॉर्ड्स, दे वर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड कंसेशन इन द शॉप्स एंड द थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। देखिए जो महिलाएं डिजरेबल बच्चों को जन्म दे रही थी उनको हॉस्पिटल्स में, शॉप्स पे, मार्केट में, है ना, रेलवे फेयर्स में, थिएटर के टिकट्स में, इन सभी चीज़ों पर कंसेशन मिल रहा था। ज्यूज को जन्म देने वाली माओं को ये सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जरूर दिया था लेकिन ये सभी माओं पर लागू नहीं हो रहा। चलिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो व्हाट वाज द हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर कमिटेड इन 1941। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो उसने सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर पर आक्रमण करके सबसे बड़ी भूल की थी और हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है। क्यों, क्योंकि उस पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा मजबूत निकल जाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर कहा गया है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। इन जून 1941 हिटलर अटैक्ड द सोवियत यूनियन। The German Western Front was exposed to British aerial bombing and the Eastern Front was crushed by the powerful Soviet Red Army at Stalingrad.
हुआ क्या था कि 1941 में हिटलर ने अटैक किया था सोवियत यूनियन पर, ठीक है ना। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं, और ये सोवियत यूनियन जो था ना वो इसके ईस्टर्न साइड में था, ठीक है ना, ईस्ट के साइड में पड़ रहा था। तो जब वो ईस्ट की तरफ अपने आर्मी को लेकर के बढ़ा, तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न फ्रंट था, है ना, जर्मन का जो वेस्टर्न फ्रंट था, वो ब्रिटिश के लिए उन्होंने एक्सपोज कर दिया, मतलब खुला छोड़ दिया, ताकि उस पर वो बमबारी कर सके। तो ये उसकी एक तरह से नासमझी थी कि उसने अपने वेस्टर्न पार्ट फ्रंट को खुला छोड़ दिया था। और ईस्टर्न फ्रंट की तरफ जब वो बढ़ा था, है ना, यूएसएसआर की तरफ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसको क्रश कर दिया गया इनके द्वारा। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेड आर्मी हुआ करती थी सोवियत की, है ना, तो वो काफ़ी पावरफुल इससे निकली, है ना, और वो स्टालिनग्राड में जाकर के इनको पूरे तरीके से उन्होंने क्रश कर दिया। दस द सोवियत स्टैब्लिश इट्स लीडरशिप ओवर इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। अगले 50 वर्षों तक उन्होंने उस पर कब्जा करके रखा था। तो दिस वॉज द हिस्टोरिक ब्लंडर कमिटेड बाई हिटलर। तो ये सबसे बड़ी गलती उनकी कही जा सकती है पूरे इतिहास की, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाउ वर वुमेन ट्रीटेड इन नाज़ी जर्मनी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपका वुमेन से रिलेटेड होता है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी टॉपिक को अगर आप देख ले हिस्ट्री में, तो है ना। तो नाज़ी जर्मनी में वुमेन का क्या रोल था, या फिर वो कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा था, तो इस तरह के क्वेश्चन अमूमन बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। वुमेन इन नाज़ी जर्मनी वर ट्रीटेड एज इंपॉर्टेंट सिटीजन। देखिए वुमेन को ना हिटलर ने बहुत ही सम्मान दिया हुआ है ना। क्यों सम्मान दिया हुआ है? तो वो महिलाओं को काफ़ी हद तक मानता था कि वो वही जन्म देती हैं लोगों को, है ना, तो उनका स्थान जो है सबसे ऊपर होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा भी है कि मदरहुड वॉज ग्लोरीफाइड, है ना, जो मदरहुड थी उसको काफ़ी प्रशंसा देखने को मिलती थी। लेकिन साथ ही साथ एक और बात है, नॉट ऑल मदर्स वर ट्रीटेड इक्वली। लेकिन जितनी भी माएँ हुआ करती थी ना, सबको बराबर सम्मान नहीं दिया जाता था, सबको समान रूप से नहीं देखा जाता था, ठीक है ना। क्या वहाँ पर भेदभाव हो रहा था? तो आइए देख लेते हैं। द वुमेन हु बोर डिजरेबल चिल्ड्रन, यानी कि जो डिजरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। डिजरेबल चिल्ड्रन करने का मतलब क्या हो रहा है? तो यानी कि आर्यंस को जो जन्म देती थी तो उनको अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड कंसेशंस इन द थिएटर्स एंड शॉप। देखिए उनको हॉस्पिटल में भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलता था, है ना, और कंसेशंस भी किए जाते थे थिएटर्स और शॉप पे भी। दोज हु बोर अनडिजरेबल चिल्ड्रन वर कंडेम्ड एंड पनिश्ड सेवरली। देखिए और जो लोग जो महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो ऐसी माएँ हुआ करती थी जो अनडिजरेबल चिल्ड्रन को, अनडिजरेबल कहने का मतलब क्या हो रहा है, जीव्स को, जिप्सीज को जो जन्म देती थी तो उन्हें पनिश भी किया जाता था। देखिए एक ऑनर क्रॉसेस जो होते थे ना, जो क्रॉस बने हुए होते हैं, वो क्रॉस जो है वो दिए जाते थे महिलाओं को, है ना, जो ज़्यादा बच्चे जन्म देती थी। जैसे कि अगर 4 चिल्ड्रन उन्होंने जन्म दिया है तो एक ब्रॉन्ज क्रॉस देंगे वो। अगर वो 5 चिल्ड्रन को बर्थ दे रही हैं तो उन्हें सिल्वर क्रॉस दिया जाएगा। अगर हाँ, अगर उन्होंने 8 चिल्ड्रन को जन्म दिया है या उससे ज़्यादा को जन्म दिया है तो उन्हें एक गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द गिवन कोड ऑफ कंडक्ट वर सिवियरली पनिश्ड। और ऐसी आर्यन वुमेन जिनको कि एक निर्देश दिया गया था हिटलर के द्वारा, यानी कि नात्सी के द्वारा, तो अगर उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है ना, तो उन्हें भी पनिश किया जाता था। और कैसे नहीं फॉलो करना होता था? तो अगर उन्होंने जीव्स या जिप्सीज से कोई भी रिलेशन रखा तो उनको काफ़ी पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये था आपका रोल ऑफ वुमेन कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं आप कि कैसे वुमेन को ट्रीट किया जाता था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ द यूथ इन नाज़ी जर्मनी। देखिए क्या एक्सपेक्टेशन थी यूथ से नाज़ी जर्मनी को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑल द यंग आर्म्ड फोर्स एंड इंटर वन ऑफ द नाज़ी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी यंग मेन थे जो कि 18 वर्ष से ऊपर थे, ठीक है, उनसे क्या उम्मीदें थी? तो उनसे यह उम्मीदें थी कि वह आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, उन्हें सर्व करेंगे, और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, नाज़ी की कई ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में वो जाएंगे और देश को सर्व करेंगे, ठीक है। एट द टेंडर एज ऑफ 10 दे हैड टू ज्वाइन जंक वॉक। जो बच्चा 10 साल का हो जाता था, ठीक है, तो उसको जंक वॉक में डाल दिया जाता था। नाज़ी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। और ये जंक वॉक क्या था? तो ये एक यूथ ग्रुप था, ठीक है ना, बच्चों का, जो 14 साल तक के बच्चों के लिए था। एट 14 ईयर्स ऑफ एज दे इनरोल्ड इन द नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हिटलर यूथ। और जैसे ही वो 14 साल के हो जाते तो उनको फिर नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया जाता था, जिसे हिटलर यूथ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात यहाँ लिखी गई है कि द जर्मन यूथ वर एजुकेटेड इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म बाय दीज यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए ये जो जर्मन यूथ थे ना, उनको एजुकेट किया जाता था किस चीज़ को लेकर के? तो इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, ठीक है ना, नेशनल सोशलिज्म को, यानी कि राष्ट्र के समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था, और इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यही सिखाया जाता था। साथ ही साथ और भी कई चीज़ें सिखाई जाती थी उनको। आइए देख लेते हैं कि दे वर टॉट टू वर्शिप वॉर। देखिए उनको वॉर की पूजा करने के लिए, मीन्स उनको लड़ाई झगड़ा ही सिखाया जाता था वहाँ पर कि कैसे युद्ध करना है, ठीक है ना। तो उन जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे ना हिटलर के, तो उसमें यही सारी कुशलताओं को सिखाया जाता था कि किस तरह से युद्ध लड़ना है। ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस।
वहाँ पर उनको कैसे उत्तेजित होना है, किस तरह से वायलेंस फैलाना है, तो इन सभी चीज़ों को सिखाया जाता था। कंडेम्न डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कैसे भंग करना है, ज्यूज से, कम्युनिस्ट से और जिप्सीज से हेट करना है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को सिखाया जाता था। ऑल दोज हु वर कॉल्ड अनडिजरेबल, मीन्स जितने भी अनडिजरेबल थे ना, उन सभी से हेट करना है, इन बातों को वहाँ पर सिखाया जाता था। और यही एक्सपेक्टेशंस थी नाज़ीज़ की यूथ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेस द इवेंट्स दैट लेड टू द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, ठीक है ना। वाइमर रिपब्लिक का जो जन्म हो रहा था, तो ऐसे कौन से इवेंट्स थे, उन्हीं को हमें ट्रेस करना है कि वाइमर रिपब्लिक का बर्थ क्यों हुआ, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि इन द 20th सेंचुरी जर्मनी वॉज पावरफुल एम्पायर। देखिए 20वीं शताब्दी में जर्मनी जो था वो एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी टुक अप द कॉज ऑफ ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द एलाइज। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, है ना, लिखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के चलते एलाइज के अगेंस्ट वो खड़ा हो गया, है ना। मैनी कंट्रीज ज्वाइन द वॉर होपिंग टू गेन समथिंग विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट दैट द वॉर वुड प्रोलॉन्ग एंड ड्रेन यूरोप ऑफ इट्स रिसोर्सेज। देखिए कई कंट्रीज ने वॉर को ज्वाइन किया, ये बिना सोचे समझे उन्होंने ज्वाइन किया। देखिए यहाँ लिखा है कि विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट, उन्होंने इस बात का जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि ये जो वॉर है ना वो इतना लंबा चला जाएगा और यूरोप के जो रिसोर्सेस हैं उसको ड्रेन कर देगा, मतलब कि उसको खत्म कर देगा। तो जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाई ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जबकि जानते हैं क्या हुआ, जर्मनी ने कुछ ना कुछ पहले तो फ्रांस को उसने ऑक्यूपाई किया और बेल्जियम को ऑक्यूपाई किया, तो उनको लग रहा था कि हम लोग जीत रहे हैं ना। तो वो कहीं ना कहीं शुरुआती के समय में उन्होंने इन्हें ऑक्यूपाई करके उन्हें महसूस हो रहा था कि वो आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, ठीक। द एलाइज बिकम स्ट्रॉगर व्हेन यूएस जॉइंड देम। और देखिए जो एलाइज थे ना वो कब स्ट्रॉगर हुए, जब यूएस, है ना, यूएस ने उन्हें ज्वाइन किया था। और कब ज्वाइन किया था, 1917 में ज्वाइन किया था, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स, है ना, सेंट्रल पावर को, जर्मनी को ये एलाइज ने हरा दिया था, ठीक है। The defeat of Germany resulted in the abdication of the German emperor. This gave an opportunity for the parliamentary parties to bring in change and in German politics. A democratic constitution with a federal structure was formed by the नेशनल असेंबली, ठीक है ना। यहाँ पर नेशनल असेंबली आगे की पेज पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि जर्मनी हार गई थी, ठीक है ना, तो द डिफीट ऑफ जर्मनी रिजल्टेड, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एब्डिकेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर। एब्डिकेशन मतलब हो जाता है त्याग, ठीक है ना। कि जर्मन एम्पायर ने भाई अपने पोस्ट को तो त्याग देना ही था, जाहिर सी बात है कि वो समाप्त हो जाएंगे। और यही एक अपॉर्चुनिटी मिली थी किस चीज़ की, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट पार्टीज को लाने की और साथ ही साथ कुछ बदलाव आने की, ठीक है ना। जर्मन के पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव आए, ये एक मौका मिल रहा था, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर फेडरल फॉर्म का था, है ना। और ये फॉर्म किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा। देखिए यही नेशनल असेंबली वहाँ पर छूट गया था, है ना। विच मेट एट वाइमर एंड द वाइमर रिपब्लिक इनटू एग्जिस्टेंस। और इसी प्रकार से देखिए जो कि वाइमर में मिले थे, ये सारी घटनाएं जो हो रही थी ना वाइमर में हो रही थी, और यहीं पर वाइमर रिपब्लिक का जन्म होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। वॉट ब्रॉट अबाउट द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, आखिर क्या ऐसा हुआ कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इसको भी नोट कर लेंगे। ग्रेट डिप्रेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन से रिलेटेड, है ना। तो इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिखा है देयर वॉज सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिटवीन 1924 एंड 1928। देखिए कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ गई थी 1924 से लेकर के 1928 के बीच का, है ना, ठीक है। लेकिन 1929 से ही घटनाएं चालू होनी शुरू हो गई थी और इसी को तो ग्रेट डिप्रेशन का समय कहा जाता था। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है कि शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द यूएसए हेल्प इंडस्ट्रियल रिकवरी इन जर्मनी। देखिए कुछ छोटे समय के लिए यूएसए ने क्या किया था, कुछ लोन्स दिए थे जर्मनी को, जिससे कि उसे रिकवरी हो गई थी। लेकिन इन 1929 व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रस्ड, देखिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो इससे अब हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। ऑलरेडी हम लोगों ने बुलेट पॉइंट्स में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज को देखा था, ये एक स्टॉक एक्सचेंज था, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो लेकिन ये जब 1929 में ध्वस्त हो गया तो द यूएस विड्रॉ ऑल द लोन्स, तो जितने भी लोन्स यूएस ने दिए थे वो सभी लोन्स उसने वापस ले लिए। पीपल रश्ड इन टू सेल देयर शेयर्स एज दे थॉट दैट द प्राइसेस वुड गो डाउन ड्रास्टिकली। देखिए और जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनके शेयर्स हैं उसकी प्राइसेस जो है वो गिर जाएगी, ठीक है। It was said that on the 24th October alone about 13 million shares were sold। देख रहे हैं आप लोग, कह रहा है 24 अक्टूबर को ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो बेचे गए थे। दिस ब्रॉट अबाउट द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इसी के चलते ग्रेट डिप्रेशन का समय हो गया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रेट डिप्रेशन का समय क्यों आया था। क्यों, क्योंकि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था, जिसके चलते यूएसए ने क्या किया, अपने सारे लोन्स वापस मांगने शुरू कर दिए। और वापस मांग लिया उन्होंने तो सबको ऐसा महसूस होने लगा कि उनके शेयर्स की प्राइसेस डाउन हो जाएंगी, और डाउन हो जाएंगी तो इसीलिए उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और बेचना शुरू कर दिया तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का समय आएगा था।
अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि द नेशनल इनकम ऑफ द यूएस फेल बाई नियरली 50%। तो नेशनल इनकम जो थी यूएस की वो 50% तक गिर गई थी, और ये 1929 से 1932 के बीच में हुआ था। द फैक्ट्रीज वर शट डाउन, है ना, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, एक्सपोर्ट्स फेल हो गए थे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सामान को भेजना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी कम हो गया था। फार्मर्स वर अफेक्टेड बैडली एंड द स्पेक्टेकुलर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। और देखिए क्या हो रहा था, फार्मर्स भी जो थे इससे बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे थे, और जितने लोग इसमें पैसा लगाते थे मार्केट में, उन्होंने भी अपने पैसों को वापस ले लिया था। ऑल दिस अफेक्टेड नॉट ओनली द यूएस बट द इंटायर वर्ल्ड। और ये जो समय था, सिर्फ यूएस ही इससे प्रभावित नहीं हुआ था, इससे पूरा विश्व जो है वो तबाह था। इसीलिए इसको तो 1929 से 1932 का जो समय है, इसको वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है।